स्वागत है आप सभी का सुनो यूपी में। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। मैं हूं स्नेहलता। और चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां कोरोना से बचाव पर सरकार की नई गाइडलाइन सामने आ चुकी है। 12 साल से बड़े बच्चों को मास्क पहनने के निर्देश दिए गए हैं। 5 या उससे कम उम्र के बच्चों को मास्क नहीं पहनने के निर्देश है। 6 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को आप पहना सकते हैं मास्क। 18 साल से कम उम्र के स्टेरॉइड से इलाज नहीं करा पाएंगे। तो ये कुछ बदलाव किए गए हैं कोरोना गाइडलाइन में, जहां 6 से 11 साल की उम्र के बच्चों को आप मास्क पहना सकते हैं। उससे छोटे कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उन्हें पहनाना मास्क थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में मास्क को लेकर और स्टेरॉइड को लेकर भी ये कुछ नए निर्देश आए हैं। 18 साल से कम उम्र में स्टेरॉइड से इलाज नहीं होगा। स्टेरॉइड शरीर पर अलग अलग तरह से प्रभाव डालता है। ऐसे में 18 साल से कम उम्र के जो लोग होंगे, जो बच्चे होंगे, उन्हें स्टेरॉइड नहीं दिए जा सकते हैं, क्योंकि ये एक बढ़ने की उम्र होती है, विकास की उम्र होती है, शरीर में कई बदलाव होते हैं। ऐसे में स्टेरॉइड का असर शरीर पर ना पड़े कुछ खतरनाक तरीके से, इसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो कोरोना गाइडलाइन में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। नई गाइडलाइन है मास्क को लेकर। 5 या उससे कम उम्र के बच्चों को मास्क नहीं पहनने के निर्देश हैं। उससे ऊपर के जो बच्चे हैं, 6 से 11 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं, वे पहन सकते हैं मास्क। और उससे ऊपर के जितने भी उम्र के बच्चे हैं उन सभी के लिए मैंडेटरी है। और साथ ही 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्टेरॉइड नहीं दिए जाएंगे। हल्के लक्षण वालों को स्टेरॉइड को लेकर ये कुछ गाइडलाइन में नए परिवर्तन हैं। और अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। अविनाश, ये जो परिवर्तन किए गए हैं, क्या इनके पीछे आधार है? देखिए, अगर बात करें तो कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है। ऐसे में सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की। इसके साथ साथ अगर बात करें जो छोटे बच्चे हैं उनको मास्क पहनाने से कई सारी अन्य दिक्कतें हो रही हैं। इस वजह से सरकार ने 5 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को मास्क नहीं पहनाना चाहिए, ऐसी गाइडलाइंस को जारी किया है। सरकार ने यह भी कहा है कि 12 साल से बड़े उम्र के बच्चों को मास्क जरूर पहना है, क्योंकि 12 साल से जो बड़े उम्र के लोग हैं उनको मास्क की अनिवार्यता की गई है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो 18 साल से कम उम्र के लोगों को स्टेरॉइड के जरिए इलाज देने से मना किया है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के चलते कई लोगों को देखा गया कि स्टेरॉइड से इलाज किया जा रहा है। लेकिन सरकार ने ऐसा माना किया कि जो 18 साल से कम उम्र के लोग हैं उनको स्टेरॉइड काफी ज्यादा नुकसान कर रहा है, इसलिए आज उनको स्टेरॉइड न दिया जाए। और 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको मास्क ना पहनाया जाए, क्योंकि उनको अन्य दिक्कतों का काफी सामना करना पड़ रहा है। यही एक नया प्रोटोकॉल सरकार ने जारी किया है। तमाम सही राज्य सरकारों का है कि इसका सुनिश्चित तरीके से पालन कराया जाए। बिल्कुल अविनाश, तो चाहे मास्क और उम्र का लेना देना हो या स्टेरॉइड्स, इन चीज को लेके ये नई गाइडलाइन है जो आम लोगों को जरूर पता होनी चाहिए। अविनाश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, 12 साल से बड़े बच्चे जो हैं वो मास्क पहनेंगे। 5 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को मास्क देखिए पहनाना मुश्किल काम भी है। बहुत साफ सफाई का ध्यान भी नहीं रख सकते हैं इस उम्र के बच्चे। तो गाइडलाइन ये कह रही है कि आप उनको मास्क ना पहनाएं, छूट है उन्हें। लेकिन हाँ, 12 साल से जो लोग ऊपर हैं उनको मास्क पहनना ही होगा। रही बात स्टेरॉइड की, तो इसके लिए भी उम्र अब निर्धारित की जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगरा से आई खबर का। सपना चौधरी के कार्यक्रम में बताया जा रहा है कि कोविड-19 के जो नियम है उसकी धज्जियां उड़ गई। प्रोग्राम के दौरान सैकड़ों की संख्या में भीड़ उमड़ गई, जैसा कि अक्सर तस्वीरों में देखते हैं। और अब ये पूरी रात चलता रहा प्रोग्राम, पुलिस को भनक तक नहीं लगी। अब सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल है तब जाके ये मामला सामने में आया है। ताजगंज क्षेत्र के केएनसीसी में सपना चौधरी का प्रोग्राम हुआ था और यहाँ पर लोग कोरोना के नियम कानून सब भूल बैठे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस को नहीं पता था कि रात भर ये प्रोग्राम चला। इसमें लोग कितनी संख्या में मौजूद रहते हैं ये किसी से नहीं छुपा है। और लेकिन ये दौर अलग है, वक्त अलग है, जब कोरोना को लेकर सख्ती की बात कही जा रही है। हालांकि ये सिर्फ बात ही नजर आती है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुद पुलिस को वायरल वीडियो मिलने के बाद ही भनक लगी। केएनसीसी में ताजगंज में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ। सपना चौधरी का बहुत पॉपुलर हैं, जहां कहीं भी इनका प्रोग्राम होता है। अब से पहले लगातार जो हमने तस्वीरें देखी हैं, भीड़ उमड़ती है। लेकिन अब भीड़ उमड़ना एक अलग परेशानी को दावत दे सकता है। जहां सपना
अन्ना चौधरी के कार्यक्रम में जमकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी है और खास गौर करने वाली बात यह है कि नाइट कर्फ्यू लागू है और ऐसे में पुलिस की अनदेखी कई बड़े सवाल खड़े करती है। वहीं देश में कोरोना का फिर से विस्फोट हुआ है। 24 घंटे में अब सामने आए हैं 3,47,000 से ज्यादा केस। तो ऐसे में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते केसेस चिंता बढ़ा रहे हैं। देश में कोरोना का फिर से विस्फोट हुआ है। एक साथ कई केसेस सामने आए। 24 घंटे में 3,47,000 से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए हैं। तो देश में लगातार कोरोना अपने पांव पसार रहा है। फिर से देश में कोरोना विस्फोट हुआ है, जहां कई राजनीतिक गतिविधियां भी देश में चल रही है। ऐसे में कोरोना केसेस का लगातार बढ़ना चिंता जता रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने कई बंदिशें भी लगाई। बावजूद इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अभी देश में कोरोना का पीक नहीं आया है और अभी ही मामले 3,47,254 हैं पिछले 24 घंटे के। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले जो एक्सपीरियंस रहे हैं उससे संभलने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से यूपी में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। आज वो आगरा, बरेली जाएंगे। चुनाव आयोग के जो आदेश हैं उसके मुताबिक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। आगरा में चुनाव को लेकर संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए नड्डा आगरा क्षेत्र के कई विधानसभाओं में बैठकें करेंगे। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। इससे पहले नड्डा राजेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के साथ प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके बाद नड्डा बरेली पहुंचेंगे, जहां उनकी बैठक के साथ डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत होगी। तो देखिए, अब ये प्रचार की कमान संभाली है। कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ जो चुनाव आयोग के नियम कानून है उसके साथ अलग रणनीति होगी। तो आज किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपके सामने है स्क्रीन पर। सुबह 10:05 आगरा एयरपोर्ट पहुंचना है। 10:20 राजेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन पूजन के बाद आगे बढ़ेंगे। 10:45 पर एसएनजी गोल्ड रिजॉर्ट पहुंचना है। 11 बजे आगरा फतेहपुर सीकरी में पदाधिकारियों के साथ बैठक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारे सहयोगी नितिन हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं और जो अब लाइव अपडेट देंगे। सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है नितिन, कोई चेंजेस? देखिए, अभी तक जो सूचना है उसके मुताबिक थोड़ा उनका प्रोग्राम लेट होने की सूचना आ रही है। हालांकि जो ऑफिशियल टाइमिंग है, जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम है, उसके मुताबिक 10:05 पर वो आगरा पहुंचेंगे। 10:20 पर जहां मैं खड़ा हुआ हूं, आप देख सकते हैं कि कोहरा भले ही घना हो, लेकिन जो भव्य और बहुत ही प्राचीन सिद्ध महादेव मंदिर है, राजेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ आएंगे। जेपी नड्डा यहाँ पूजना अर्चना करेंगे और इसलिए आप देख सकते हैं कि तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और तमाम जो बीजेपी का जो सांगठनिक पदाधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचना शुरू हो गए। और ऐसे में पश्चिम क्षेत्र का जो कहा जाए ब्रज का इलाका है और जो रोहेलखंड का इलाका है, और आज उनका महत्वपूर्ण दौरा, एक दिन में वो 2 जगह का उनका प्लान है, आगरा आना और आगरा के बाद उनका बरेली जाना है। और ऐसे में यहाँ आएंगे, भगवान शिव के वो दर्शन करेंगे। उसके बाद जो होटल रमाड़ा में उनकी 2 सेशंस लगाए गए हैं। पहले सेशन में 20 विधानसभाओं के पदाधिकारियों से बात करेंगे, दूसरे सेशन में 20 विधानसभाओं के पदाधिकारियों से बात करेंगे। तो कुल मिला के आगरा और अलीगढ़ मंडल की जो कहा जाए 8 जिले हैं और 8 ही जो लोकसभा क्षेत्र हैं, जिसमें वहाँ जाकर उनके जो पदाधिकारी हैं उनको आगरा बुलाया गया है और वहाँ किस तरह से पूरी तरह से भगवा फहराया जाए। अगर बात की जाए ब्रज क्षेत्र में 65 में से 57 सीटें 2017 में बीजेपी ने जीती थी। सभी 6 क्षेत्रों में बेस्ट परफॉर्मेंस रहा था। इसलिए जेपी नड्डा की कोशिश है कि जिस तरह से लगातार समाजवादी पार्टी से बीजेपी को चुनौती मिल रही है, तो ऐसे में जो सबसे सेफ गढ़ है, मजबूत गढ़ है, वहाँ वो एक बार फिर से थोड़ी भी अगर मेहनत करते हैं तो वो बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसलिए जेपी नड्डा के साथ साथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो भी मौजूद रहेंगे और उसके साथ ही जो ब्रज क्षेत्र की बिल्कुल। और नितिन, जब भी पहुंचेंगे तब आपके जरिए हम वहां की तस्वीरें भी जरूर देखेंगे। और अब बरेली का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता अनूप मिश्रा भी बरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, बताएं कि जब बरेली पहुंचेंगे जेपी नड्डा तो किस तरह से उनके कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे? देखिए, बरेली में जेपी नड्डा करीब 2:30 बजे का जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम आया है पहुंचेंगे और इसके बाद वो यहां पर संगठनात्मक बैठक करेंगे। फिर 9 विधानसभा के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे और इसके अलावा प्रबुद्ध जीवियों के साथ
मीटिंग करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो डोर टू डोर कैंपेनिंग भी, जो चुनाव आयोग ने कहा है कि डोर टू डोर कैंपेनिंग, तो उसमें भी जाएंगे। तो बड़ी बात है कि जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बरेली पहुंचेंगे, जो प्रत्याशी हैं उनको जीत का मंत्र देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बता दूं कि अभी तक जो अन्य पार्टियां हैं विपक्ष की, चाहे वो समाजवादी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, उन्होंने अभी तक बरेली में अपने कैंडिडेट तक पूरे घोषित नहीं कर पाई है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 9 विधानसभाओं पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी प्रत्याशियों को घोषित कर दिया है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के 9 की 9 सीटों पर विजयी हुए थे प्रत्याशी। तो इस बार भी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से जो 9 की 9 विधानसभा है वहां पर फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए, और उसको लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। इससे पहले अमित शाह ने बरेली में रोड शो किया। अगर हम मंथन की बात करें तो पूरी तरीके से यूपी को मथने का काम किया, बरेली मंडल को रुहेलखंड को मथने का काम किया है। शाहजहांपुर में जिस तरीके से मोदी जी आए थे पिछले महीने, बरेली में अमित शाह आए, पीलीभीत में योगी जी आए, तो पूरा मथ दिया है समुद्र मंथन की तरह भारतीय जनता पार्टी ने कि किसी भी तरीके से जितनी हमारी सीटें पहले थी उससे ज़्यादा आए, किसी भी तरीके से कम ना हो। तो पूरी तैयारी है और आज ही से नामांकन भी शुरू है। तो सारे प्रत्याशी इसी इंतजार में है कि जेपी नड्डा जब वो बरेली आएंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा, और इसके बाद वो जीत का मंत्र देंगे। किस तरीके से डिजिटल तरीके से प्रचार करना है, तो जानकारी मिली है कि लखनऊ से वीडियो, छोटी छोटी वीडियो भेजी जाएंगी जिनके माध्यम से आप सरकार की योजनाओं को बता सकेंगे। जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वो सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचा सकेंगे कि योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने जो काम किए हैं जनहित में, जनता के लिए, उन सब की जानकारी दी जा सकेगी। तो फिलहाल 2:30 बजे जब वो जेपी नड्डा पहुँचेंगे और फिर उनका करीब 10 बजे तक लगातार कार्यक्रम है, और बरेली में ही रात वो विश्राम भी करेंगे। ठीक, शुक्रिया अनूप और नितिन आपका। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, फिलहाल के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं लखनऊ से खबर, जहां भाजपा की ज्वाइनिंग अभियान अभी भी जारी है। आज भी अलग अलग दलों के नेता भाजपा ज्वाइन करेंगे। तो काफी नेता हैं जो पहले ही बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और आज भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। दोपहर 12 बजे कार्यालय में सदस्यता ग्रहण करेंगे। आज कई लोग जल्द ही पूर्वांचल में एक बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी शामिल हो सकते हैं भाजपा में। आज चुनाव के लिए पार्टी के मीडिया सेंटर का भी उद्घाटन होगा। तो आज भी जहां कई कार्यक्रम बीजेपी के हैं, पूर्वांचल के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी आज भाजपा में आ सकते हैं। साथ ही चुनाव के लिए पार्टी के मीडिया सेंटर का भी आज उद्घाटन होना है। और ज्यादा जानकारी देंगे लखनऊ से हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा। शैलेश, बताएं कि आज कौन कौन से नेता हैं जो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? अनु, देखिए, जो नाम है नेताओं के उनको बहुत ही गोपनीय तरीके से रखा गया है। अभी तक एक भी नाम सामने नहीं आने दिया जा रहा है, लेकिन जो सोर्सेस का कहना है इसमें सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों ही दल के कुछ नेता शामिल है। कुछ पूर्व विधायक भी इसमें शामिल होंगे। जहां तक बात करते हैं एक पूर्व केंद्रीय मंत्री की, तो देखिए कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस के पाले से एक बड़े पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी ज्वाइनिंग, हालांकि उनकी ज्वाइनिंग को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि संभव है कि वो आज लखनऊ में ज्वाइनिंग ना करके उनकी ज्वाइनिंग दिल्ली में कराई जाए, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं अपने क्षेत्र में और वैसे भी उनका एक बड़ा कद है, इस वजह से। बहरहाल अगर लखनऊ की ज्वाइनिंग की बात करते हैं तो लगभग जो भी सूचना आ रही है करीब 8 से 10 नाम ऐसे हो सकते हैं जो जिनमें पूर्व विधायक भी होंगे। इसके अलावा अलग अलग दलों से जुड़े हुए लोग होंगे। कुछ इसमें ऐसे भी हैं जो मंडल या जिला स्तर पे सपा, बसपा और कांग्रेस के कह सकते हैं पदाधिकारी हैं, उनकी ज्वाइनिंग आज कराई जाएगी। और एक मैसेज देने की कोशिश लगातार देखिए ये कर रही है भाजपा कि किस तरह से सभी दलों के जो लोग हैं वो लगातार भाजपा में आते जा रहे हैं। तो आज का जो ज्वाइनिंग का कार्यक्रम होगा करीब 12 बजे का समय है, जिसमें ज्वाइनिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वो ज्वाइनिंग कराएंगे इन सभी लोगों की। और सभी को मैसेज दिया जा चुका है। इससे पहले कल कुछ लोगों ने यहाँ पर भाजपा कार्यालय पर आकर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से मुलाकात भी की थी। उनसे पूरी बातचीत हो गई थी कि आज किस समय ज्वाइनिंग होनी, किस तरह से होनी है। तो आज अपने समर्थकों को लेकर भी इनमें से कई लोग जो है वो भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे लगभग 12 बजे और यहाँ पर उनकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। जहाँ तक बात करें मीडिया सेंटर की, तो देखिए मीडिया सेंटर का जो कार्यक्रम था उसको आज स्थगित फिलहाल किया जा रहा है। उसके पीछे जो वजह अभी सामने आ रही है वो ये आ रही है कि पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनकी मौजूदगी नहीं रहेगी। और क्योंकि देखिए पार्टी का कार्यक्रम है, प्रदेश अध्यक्ष की यहाँ पर मौजूदगी न होने के चलते उस कार्यक्रम को आज स्थगित करने पर विचार किया रहा है। हालांकि इससे पहले भी एक बार ये तैयारी की जा रही थी कि कल जो बीता है, बीते कल की बात करें तब भी इसे शुरू कराने की बात हो रही थी।
यहाँ पर खुद जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने इस तरह का एक बड़ा मीडिया सेंटर बनाने की बात की थी जब उनको यूपी में प्रभार दिया गया। मीडिया की जो टीम है उसको संभालने की जिम्मेदारी भी उनको दी गई। बिल्कुल, तो शैलेश यहाँ पर किसी से उन्होंने नहीं एक छिपा बड़ा है मीडिया कि सेंटर जब बनाने कोरोना का काल सुझाव दिया, है उस पर काम हुआ तो और बहुत मीडिया कम समय में। का इस्तेमाल, सोशल मीडिया और डिजिटली कितना एक्टिव रहना है, ये तमाम चीजें एक एसेट की तरह होंगी। देखते हैं उसका इनॉग्रेशन कब होगा। फिलहाल तो सस्पेंस बना है, सरप्राइज बना है कि कौन से नाम होंगे जो शामिल होंगे। इसके लिए 12 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है शैलेश, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। बेटियों के अधिकार को लेकर उन्हें ज्यादा शक्ति देने के लिए एक बड़ा फैसला आया है। बेटियों के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। पिता की संपत्ति पर बेटी का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अपने चचेरे भाइयों से अधिक बेटी का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है। कोर्ट ने कहा है कि संयुक्त परिवार में रह रहा कोई व्यक्ति अगर वसीयत के बिना मर जाए तो उसकी संपत्ति पर उसकी बेटी का हक होगा। बेटी को अपने पिता के भाई के बेटों की तुलना में संपत्ति का हिस्सा देने में प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए, लखनऊ से खबर मिल रही है कि अपर्णा यादव के चुनाव लड़ने की हलचल तेज है। सदर क्षेत्र में अपर्णा की सक्रियता बढ़ी हुई देखी जा रही है। लखनऊ या आसपास की सीट से अपर्णा यादव चुनाव लड़ सकती हैं। तो मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू जो कि अब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, अगला कदम क्या होगा, कहां से चुनाव लड़ सकती हैं, इस पर अभी सुगबुगाहट और संशय के बादल हैं। लेकिन उनकी सक्रियता देखी जा रही है लखनऊ में। तो अभी बस कयास लगाए जा रहे हैं कि लखनऊ या आसपास के क्षेत्र जिसमें सदर क्षेत्र में अपर्णा की सक्रियता के आधार पर बताया जा रहा है कि यहां से चुनाव लड़ सकती हैं। और किस तरीके की सुगबुगाहट है जानेंगे बलराम से। तो बलराम, अभी ग्राउंड पर क्या चल रहा है, क्या बातें सामने आ रही हैं? देखिए, जिस तरीके से अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं न कहीं अपर्णा यादव किसी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। और जिस तरीके से उनका सदर विधानसभा क्षेत्र में सक्रियता रही है पिछले कुछ सालों से, उसको लेकर के जो राजनीतिक विश्लेषण है वो यही बता रहे हैं कि अपर्णा यादव के लिए ये सीट जो है वो काफी ज्यादा महफूज है। क्योंकि अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो 2012 में जो यहाँ पर जातीय समीकरण था वो 14% यादव वोट था, 7% ब्राह्मण वोट था। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काबिज है और एक तरीके से ये भी माना जाता है कि जो सदर सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए काफी ज्यादा महफूज है। तो यही वजह है कि अपर्णा यादव को लेकर के यहाँ से कयास लगाया जा रहा है कि वो यहाँ से प्रत्याशी बन करके चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। लेकिन अभी लिस्ट जारी नहीं हुई है, ये अटकलों का दौर है। लेकिन उम्मीदें काफी ज्यादा हैं कि कहीं ना कहीं जो अपर्णा यादव हैं वो लखनऊ के आसपास के जिले या लखनऊ की सदर विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन अब कुछ ही घंटे बाकी हैं प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आने में, और उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि अपर्णा यादव कहां से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन जो सदर विधानसभा सीट है वो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव के लिए महफूज है, क्योंकि लगातार उन्होंने पिछले कई सालों से वहां पर काम किया है। काफी सक्रिय उन्हें इस क्षेत्र में बलराम देखा जाता है। और अगर यहां से उन्हें प्रत्याशी उतारती है बीजेपी तो देखना होगा क्या कमाल वे यहां बीजेपी में रहते हुए दिखा पाती हैं। बलराम, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बांदा से खबर, जहां वाहन चेकिंग के दौरान 8 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। भाजपा की झंडी लगी हुई कार से ये रुपए बरामद किए गए। शहर कोतवाली के इंदिरा नगर का रहने वाला है कार चालक। गाड़ी में रखे कैश का ये ब्यौरा नहीं दे पाया। कोतवाली देहात क्षेत्र में देर रात कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद ये गाड़ी से 8 लाख रुपए कैश निकाले गए हैं। लेकिन ये रकम किसकी है, कहां ले जाई जा रही थी, किस मकसद से रखी गई थी, इसके बारे में जो कार चालक था वो कोई जानकारी नहीं दे पाया है। तो गाड़ी में रखे कैश का ब्यौरा नहीं दे पाया, जिसके बाद अब कोतवाली देहात क्षेत्र में इसकी कार्रवाई हो रही है।